एक बुढ़ापा ऐसा भी। क्या दीनानाथ जी, आजकल आपके बहुत नखरे चल रहे हैं। बेटा स्कूल गया नहीं कि बस आप लग जाते हैं अपनी शरारतों में। आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो बच्चों की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं? शकुंतला जी अपने पति दीनानाथ को यूं ही झूठ मूठ की डांट लगाती रहती। उनकी गृहस्थी में नाराजगी, झगड़ा या मनमुटाव के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। कहने को तो वे पुलिस ऑफिसर थे, उतना ही रौब भी था उनका अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे के सामने तो मानो वे बच्चा ही बन जाते। उन्हें ऐसा करना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन बेटा की शादी हो जाने के बाद तो समझो बहू ने उस घर की लगाम अपने हाथों में ही ले ली थी। सास ससुर के सीधेपन का वह गलत फायदा उठाने लगी। एक दिन बहू ने कहा, क्या पापा जी, आपने तो पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी कांता ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू नैना के मुंह से यह सब सुनकर दीनानाथ जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ ने बड़े से बड़े मुजरिम को हिलाकर रख दी थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना कुछ सुना रही है उन्हें। तभी पत्नी शकुंतला जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। दीनानाथ जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हों, सच में? और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन करके इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनके को अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट कर रह गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर प्लेस बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहाँ आग के सामने भुनी मूंगफलियाँ खाएंगे, लेकिन मजाल है कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने देती हो। कहती है पूरे घर में राख के कण फैलते हैं, फिर वह चिमनी वैसे ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसा ही पसंद था। यह सब सोच ही रहे थे कि तभी शकुंतला जी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहाँ उनके पास आकर बैठ गई। पति को बहुत अच्छे से जानती थी। वह जानती थी कि अभी गुस्से में हैं, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। शकुंतला जी भी क्या करती, पति और बेटे राहुल के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो थी, जो दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे हुए थे। नौकर चाय रख कर गया तो 2 की जगह 3 चाय का कप। उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ उनका बेटा राहुल ही पीता था, और वह उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, और फिर आज। तभी राहुल वहाँ बैठकर साथ में चाय पीने लगा, लेकिन वहाँ एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। यह वही राहुल है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। दीनानाथ जी कितना भी थके हों, राहुल के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वह थक कर सो नहीं जाता। लेकिन आज एक अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी शकुंतला जी ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बेटा राहुल, अगले महीने तो नैना के भाई के बेटे की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर में हैं और वह यहीं से शादी करना चाहते हैं। नैना का परिवार शादी के लिए यह घर चाहता है। वह हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाएं। आप दोनों को भीड़ भाड़ में असुविधा होगी, और दीदी भी तो इसी शहर में है, तो आप लोगों को
कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। यह सुनकर दीनानाथ जी गुस्से से भर गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करते हुए बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर। 10-15 दिनों के लिए हम क्यों शिफ्ट हों कहीं? पापा, आप भी ना गजब करते हो। नैना के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर क्यों देखें? अब आप लोग अपना देख लो, वे यहीं आएंगे, कहकर राहुल एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू नैना की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वह भी सब कुछ सुन रही थी और उसे दीनानाथ जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज शकुंतला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और दीनानाथ जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं जिंदा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम को दीनानाथ जी सैर से आए तो शकुंतला जी ने बताया कि बेटा और बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गए हैं, वो भी बिना बताए। दीनानाथ जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, बच्चे यही होते हैं जिनके लिए तुम मुझसे झगड़ती लड़ती रहती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग कर बिताई थी। आज वह हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी उनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। एक सप्ताह के बाद राहुल अपने परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी राहुल के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर राहुल पढ़ने लगा। वह खत दीनानाथ जी का था, राहुल के नाम। राहुल, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। यह जो चाबी तुम्हारे हाथ में है वह घर की चाबी नहीं, वह दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वह फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पॉस कॉलोनी में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा न लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। यह घर मेरा है और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था कि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वह घर मेरे और तुम्हारी माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद यह घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएगा। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने यह बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वह मेरे फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी खुश होंगे। तुम सब खुश रहो, तुम्हारा पिता। पत्र खत्म होते ही राहुल जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन यह पता नहीं था कि वह आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। राहुल को जड़वत देख नैना समझ गई कि पापा जी ने कुछ बड़ा फैसला लिया होगा। उसने राहुल के हाथ से पत्र को खींचा और पढ़ने लगी। पत्र को पढ़ते ही उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सीधे सादे सरल स्वभाव के पापा जी इतना बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। उसे अपने द्वारा किए गए बुरे बर्ताव पर बहुत ही पछतावा हुआ। वे दोनों वहाँ से अपना सा मुंह लेकर उसी फ्लैट में चले गए जहाँ उसके पापा ने पहले से ही उनका सामान रखवा दिया था। तो दोस्तों, दीनानाथ जी का यह फैसला आप लोगों को कैसा लगा, और आप देखेंगे यह आज की सच्चाई भी है। बहुत से पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा सास ससुर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोगों का दीनानाथ जी के द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में क्या विचार है, अपने
विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।